हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमने शुरू की है पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें पाषाण काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें पाषाण काल से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए लोथल और कालीबंगन, ऑप्शन बी बुर्जहोम और रंगपुर, ऑप्शन सी रूपर और रंगपुर और ऑप्शन डी कालीबंगन और सुरकोटदा। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम और रंगपुर से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। गड्ढे खोदने को गर्ता आवास के साक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है और बुर्जहोम कश्मीर में और रंगपुर गुजरात में उत्खनित नौ पाषाणिक संस्कृतियों का स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन ए है मोस्टेरियन, ऑप्शन बी एस्चुलियन, ऑप्शन सी ओल्डोवान और ऑप्शन डी ग्रोशियन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रोशियन जो है वो प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, जबकि मोस्टेरियन, एस्चुलियन और ओल्डोवान ये प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ जो है पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? नौदा टोली, अहाड़, हड़प्पा और इनाम गांव। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति इनाम गांव से हुई है और इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है और यहां से चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नौ पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम खोजा गया नौ पाषाणिक स्थल पूछा गया है। ऑप्शन ए कोल्डिहवा, ऑप्शन बी चिरांत, ऑप्शन सी गुप्त कराल, ऑप्शन डी लिंग सुंगुर। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग सुगुर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौ पाषाणिक स्थल या प्रथम सूचित नौ पाषाणिक स्थल लिंग सुगुर है और जिसकी खोज मेडेव टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी बागोर के मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। यूपी जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया ये प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महदहा, ऑप्शन बी चौपानी मांडो, ऑप्शन सी दमदमा और ऑप्शन डी सराय नाहर। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, महदहा से बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से, ऑप्शन बी महानदी घाटी से, ऑप्शन सी सोन घाटी से, ऑप्शन डी यमुना घाटी से। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी घाटी से। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। और इसी प्रकार तोबा ज्वालामुखी राख जो है सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन ए मध्यपाषाणिक से, ऑप्शन बी नवपाषाणिक से, ऑप्शन सी ताम्रपाषाणिक से, ऑप्शन डी प्रारंभिक ऐतिहासिक से। और राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाणिक से गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ये इस बात को ध्यान रखना पेपर करते वक्त। ऑप्शन ए सोहन संस्कृति, ऑप्शन बी सोथी संस्कृति, ऑप्शन सी मद्रासियन संस्कृत, ऑप्शन डी विंध्यन संस्कृत। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। और सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है महापाषाण संस्कृति संबंध है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी कांस्य से, ऑप्शन सी पीतल से, ऑप्शन डी लोहे से। राइट आंसर यहां पर चुनिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण जनरली 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? ऑप्शन ए पटपरा, ऑप्शन बी बाघोर, ऑप्शन सी सिंघावल, ऑप्शन डी खेतौनी। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव जो है वो इस क्रमशः इस प्रकार है। सीक्वेंस ध्यान रखना, सिंघावल जमाव, खुंतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघौर जमाव और खेतौनी जमाव। तो खेतौनी जमाव जो है वो सबसे अंतिम में रहेगा और सबसे पहले सिंघावल जमाव रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाणिक संस्कृत, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत और ऑप्शन डी मध्य पाषाण कालीन संस्कृत। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृत। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृत की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। तो भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कब हुई? तो वो 1867 ईस्वी में हुई। जबकि CL कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वह लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरियन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग और ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ पाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है पुरापाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से। MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया है।
और यहाँ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। माइक्रोलिथ कहें या यहाँ पर सूक्ष्माश्म कहें, ये दोनों एक ही चीज है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। तो सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867-68 में हुई। उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। कुछ और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहां से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए और पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। यहां से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था। कहां से मिला था ये बताना है। बदमदुरे, अतिरंपक्कम, पल्लवरम, संगनकल्लू। राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम में कुछ पाषाण निर्मित औजार मिले जिन्हें हस्त कुठार या हैंड एक्स कहते हैं। उससे जो है इन्होंने खोज निकाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट आप सभी लोग देख सकते हैं, चेन्नई के निकट अतिरंपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। दूसरा पॉइंट है संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नौपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य या प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और तीसरा पॉइंट है सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। कब मिला था ये बताना है। 1860, 1863, 1873, 1878 और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। ऑप्शन ए यूनिफेशियल, ऑप्शन बी बाइफेशियल, ऑप्शन सी दोनों विधियों से और ऑप्शन डी रीचिंग उपकरण। राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बाइफेशियल। हस्त कुठार उपकरण बाइफेशियल या द्विधारी शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला फर्स्ट हैंड एक्स जो है यह हस्त कुठार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था। अब यहां पर आपको सोचना नहीं है और राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए करेंगे, पल्लवरम। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स या हस्त कुठार प्राप्त किया था और उनके फ्रेंड किंग ने अतिरंपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में जो है रिसर्च स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी निम्न पुरापाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी आदि ऐतिहासिक काल में। और राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, निम्न पुरापाषाण काल में सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंडेक्स और क्लीवर की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है प्राचीन मानव प्रजाति है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी निएंडरथल। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब इसमें कुछ चीजें समझनी है मानव विकास से संबंधित जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। तो सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था वह अफ्रीका में पाया गया और उसे ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया।
इसकी एक उपजात जिनजैनथ्रोपस औजार बनाती थी और संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अब एशिया से अगर हम बात करें तो एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड अर्थात आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं और यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रश्न यहां पर आप सभी लोगों के लिए है कि आधुनिक मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंध है। ऑप्शन ए चापर से, ऑप्शन बी ब्लेड से, ऑप्शन सी हस्तकाटर से, ऑप्शन डी चॉपिंग से। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लेड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या मास्की। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी चिरांद से नवपाषाण काल में बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा ने चिरांद का जो है उत्खनन करवाया था। चिरांद के लोग निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं कर्नाटक में स्थित जो प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल और तेक्कलकोट। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं उसमें नागार्जुन कोंड है, उतनूर है, फलवाय है और संगनपल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं। टोरवा, कोल्ढेवा, महागड़ा और उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महागड़ा। महागड़ा नवपाषाण काल का पुरा स्थल है, यह बात ध्यान रखना है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित है और इस पुरा स्थल की खोज 1975-76 में हुई थी और यहां का उत्खनन कार्य जो है वो जीआर शर्मा के डायरेक्शन में कराया गया था। यहां से पशुबाड़े के साक्ष्य मिले हैं, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे। ऑप्शन ए ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ऑप्शन बी ब्लेड फ्लेक स्क्रेपर परंपरा, ऑप्शन सी हैंडेक्स क्लीवर परंपरा, ऑप्शन डी माइक्रोलिथिक परंपरा। और अब आप इजीली यहां पे राइट आंसर चुन सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने हैंडेक्स खोजा था और किसी ऑप्शन में यहां पर हैंडेक्स है ही नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। ऑप्शन ए उच्च पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। और राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए उच्च पूर्व पाषाण काल या उच्च पूर्व पुरापाषाण काल, इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेंसूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रेपर, ब्लेड्स और कुल्हाड़ी हैं। किस युग के? नवपाषाण युग के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, किसके चारित्रिक उपकरण है यह बताना है। और यह प्रश्न एक सेम जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और आप इसे कर पाएंगे उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी
उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी नव पाषाण काल से। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ और इसलिए खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था का संबंध नव पाषाण काल से होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नव पाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। और नवीनतम खोजों के, अगर जो न्यूली रिसर्च हुई है उनके अनुसार देखा जाए तो धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से, बागोर से, महदहा से या सरायनाहर राय से। और राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी महदहा से जो है आभूषण युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियों की प्राप्ति हुई है। और यहां पर आप सभी को बता दें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। कहां पर स्थित है यह बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उदयपुर के निकट राजस्थान में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ये भी गलत है। प्रतापगढ़ में, बिल्कुल गलत है क्योंकि चौपानी मांडो की बात की गई है, यह प्रयागराज में ही स्थित है। और मिर्जापुर, यानी इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। और यहां पर आप सभी को बता दें चौपानी मांडो जो है इलाहाबाद अर्थात जिसे प्रयागराज कहा जाता है उसकी मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। इस पॉइंट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं जो आप सभी के सामने है और प्रश्न है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या लौह काल। और राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा का मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित एक प्रमुख स्थल है और यहां से पशुपालन के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफूट, वाल्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्रागैतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है पल्लवरम से पाषाण निर्मित हैंड एक्स की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो अब यहां पर आप आसानी से कर पाएंगे रॉबर्ट ब्रूसफूट। और रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? कुछ सोचना ही नहीं है, रॉबर्ट ब्रूसफूट आपको राइट आंसर टिक करना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन डी मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और सोचे और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर डी पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन ए कुल्ली संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी ईरानी संस्कृत, ऑप्शन डी सुमेरिया संस्कृत। तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दें वैदिक संस्कृत तो बाद में विकसित हुई है हड़प्पा संस्कृति के, और प्राक हड़प्पा संस्कृति पूछ रहा है अर्थात हड़प्पा से पहले विकसित होने वाली संस्कृतियों के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर आप सभी को बता दें ये संस्कृतियां जो हैं
हड़प्पा के समकालीन है या तो बाद की संस्कृतियां हैं, और राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा कुल्ली संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है तिथिक्रम अनुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि पुरापाषाण काल आएगा तो एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मध्य पाषाण आएगा, उसके बाद आपका नवपाषाण आएगा अर्थात 3 और 4 आएगा, और उसके बाद 2 नंबर सबसे बाद में आएगा। तो 1 3 4 2 और राइट आंसर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? पैसरा, बागोर, सेनुआर या सराय नाहर राय। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी सेनुआर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है कालक्रम से लगाएं। तो लौह युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग, इनको आप सभी को सीक्वेंस से लगाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले यहां पर पूर्वपाषाण युग यानी नंबर 3 राइट आंसर के रूप में सबसे पहले आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर यहां पर ये आएगा आपके पास नवपाषाण युग यानी 3 4, तो ये राइट आप ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया और राइट आंसर आपका जो बचा वो ऑप्शन नंबर डी बच गया और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या मध्यपाषाण युग को। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ऑप्शन ए हस्तकुठार, ऑप्शन बी सल्क के बने फलक, ऑप्शन सी हड्डी के औजार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार या हैंडेक्स था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है हैंडेक्स या क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न पुरापाषाण काल के परिचायक हैंडेक्स और क्लेवर उपकरणों को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है हैंडेक्स क्लीवर का संबंध किससे है? उच्च पुरापाषाण संस्कृत, मध्य पुरापाषाण संस्कृत, निम्न पुरापाषाण संस्कृत या मध्यपाषाण संस्कृति। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न पुरापाषाण संस्कृति से हैंडेक्स क्लीवर का संबंध है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। शेष क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर, फटाफट कमेंट करें, ऑप्शन नंबर ए होगा निम्न पुरापाषाण काल में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित ना था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल के दौरान सीखा। यह बात आपको पॉइंटेबल रखनी है, यहां से भी प्रश्न आप सभी के लिए बनता है। तो दोस्तों आज की हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में पुरापाषाण काल से संबंधित या पाषाण काल से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।